सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, इसके अंतर्गत हम प्रकरण 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 5 जो आधुनिक काल के अंतर्गत आया हुआ है। आधुनिक काल के अंतर्गत हम प्रकरण 5 में पढ़ेंगे गद्य साहित्य की वर्तमान गति किस प्रकार से थी, और उसमें तृतीय उत्थान के नाम से जाना जाता है प्रकरण 5 को, और संवत 1975 से इसका काल। देखिए, इसके अंतर्गत हम उपन्यास, कहानियाँ और नाटक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे निबंध। देखिए, छोटी कहानियाँ भी हम पढ़ चुके हैं। छोटी कहानियों की पृष्ठभूमि क्या रही है, नाटकों की पृष्ठभूमि क्या रही है, नाटक किस प्रकार के लिखे गए थे, सामाजिक नाटक थे, ऐतिहासिक नाटक थे और पौराणिक नाटक थे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आज निबंध। ठीक है, देखिए, विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े। जितनी ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम में वे हमारे सामने आ रहे हैं। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी है, प्राय वही स्थिति इस वर्तमान काल में भी बनी हुई है। देखिए, निबंधों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिस प्रकार से द्वितीय उत्थान के अंतर्गत निबंध थे, उसी प्रकार से तृतीय उत्थान के अंतर्गत भी निबंध आए हुए हैं। अर्थ वैचित्र्य और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं देखने में आ रहा है, जो उसका बहुत उपयुक्त स्थान है। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत प्रेम चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत को देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके, पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर। उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। ठीक है, कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेम उद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध, यदि उन्हें प्रबंध कह सकें, निकले, जिसमें भावुकता की झलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी। पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री के अंतःस्थल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई है। देखिए, चतुरसेन शास्त्री का जो निबंध है, जो अंतःस्थल, उसमें क्या है कि प्रेम के अतिरिक्त दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई है, जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता है। इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली थी, अर्थात उसमें धारा और तरंग दोनों का ही योग होता था। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए हैं। पीछे रविंद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिक का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का चलन हुआ, वह विशेष अलंकृत होकर अन्योक्तिक पद्धति पर चला था। ब्रह्म समाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, देखिए क्या बताया है कि जो ब्रह्म समाज है उसमें जिस प्रकार से ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण की थी। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ईसा की 12वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत
बर्नार्ड नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए थे। उन्होंने दुर्लभ रूप में ईश्वर के हृदय में तीसरे कक्ष में प्रवेश कर इस प्रकार उल्लेख किया, यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि वे कब आए। आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिली है, उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है। वे आने वाले हैं, इनका आभास भी मुझे कभी कभी पहले से ही मिला है, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर गए इसका पता मुझे कभी न चला। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। इसी प्रकार उस परोक्ष आलंबन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की जो गीतांजलि की रचना है इसी पद्धति पर हुई है। ठीक है, किस पर? इसी प्रकार उस परोक्ष आलंबन को प्रियतम मानकर, जो परोक्ष आलंबन है उसको प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की जो गीतांजलि है वो इसी रचना पद्धति पर आधारित है। हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएं हुई हैं, जिसमें राय कृष्णदास जी की साधना, प्रवाल और छायापथ, वियोगी हरि जी की भावना, अंतर्नाद विशेष उल्लेखनीय। देखिए, ये निबंध है, राय कृष्णदास जी के निबंध हैं साधना, प्रवाल, छायापथ, और वियोगी हरि के निबंध हैं भावना और अंतर्नाद। हाल ही में श्री भंवरमल सिंह जी ने वेदना नाम का इसी ढंग का एक पुस्तक लिखी है। देखिए, वेदना नाम से एक निबंध लिखा है किन्होंने? भंवरमल सिंह जी ने। ये इनके निबंध हैं, आप इनको याद रखेंगे कि इसका कौन सा निबंध है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि थी उन निबंधों की, जिसके भूमिका लेखक के भाषा तत्व की देश प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जा रहे हैं। यह तो हुई आध्यात्मिक और सांप्रदायिक क्षेत्र से ग्रहित लाक्षणिक भावुकता, जो बहुत कुछ अभिनीत और अनुकृत होता है, अर्थात बहुत कम दशाओं में हृदय की स्वाभाविक पद्धति चलती है। कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक प्रेम को लेकर भी मासिक पत्रों में निकलते रहे हैं। चित्र विधान कम और कसक टीस वेदना अधिक रहती है। देखिए, कुछ जो भावात्मक प्रबंध है, प्रबंध मतलब निबंध है, वो लौकिक प्रेम को लेकर भी लिखे गए हैं, वो मासिक पत्रों में निकलते हैं, जिसमें चित्र विधान कम और कसक टीस वेदना अधिक रहती है निबंधों में। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में एक विशेष स्थान रहा है। देखिए, अतीत के जो नाना खंड हैं, जो बीत चुका है, उसमें जो अनेक प्रकार के खंड हैं, उनमें जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में एक विशेष स्थान रहा है। मनुष्य की इस प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम आप भी करते हैं और दूसरों को भी करते हुए पाते हैं। अतः यह मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात है कि अतीत के क्षेत्र में रमाने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवीर जी सीतामऊ मालवा हिंदी साहित्य क्षेत्र में आई। देखिए, कौन से लेकर? अतीत के क्षेत्र में रमाने वाली जो अत्यंत मार्मिक और जो चित्रमयी भावना है, उसको लेकर आने वाले कौन थे? डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी, जो सीतामऊ मालवा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए थे। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने पाकर प्रतिभिगा के रूप में मुगल साम्राज्य काल में कभी मधुर, भव्य और जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन काल के विषाद, निराशा और बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है। क्या बताया है कि जो रघुवीर सिंह जी के जो निबंध हैं, उनमें क्या है कि उनमें जो मुगल सम्राट हैं, उनकी भावनाओं के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने पाकर प्रतिभिगा के रूप में मुगल साम्राज्य के साथ कभी मधुर, कभी भव्य, कभी जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी कभी पतन काल के विषाद, निराशा और बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है।
ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूरजहां की कब्र इत्यादि उनके भावात्मक प्रबंधों की शैली में बहुत मार्मिक और अनूठी रही है। किसके? रघुवीर सिंह जी। कहाँ के थे? सीतामऊ मालवा के थे। ठीक है। गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी यह एक विशेष स्थान रहा है, यह तो मानना ही पड़ेगा। अतः उपयुक्त क्षेत्र में उनका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है, पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुख होता है। जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं, उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता है। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का दावा पहले काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ है, जहाँ शेक्सपियर की एक उक्ति गूंज रही थी। देखिए, यहाँ पे समझाने में वैसे कुछ है नहीं, लेकिन क्या बताया है कि जो गद्य साहित्य है उसमें जैसे भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष स्थान रहा है, और यहाँ यह मानना भी पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि भावात्मक और काव्यात्मक का गद्य में विशेष स्थान रहा है। उपयुक्त क्षेत्र में उनका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है। देखिए, उपयुक्त क्षेत्र में मतलब गद्य साहित्य में गद्य में विशेष स्थान रहा किसका? भावात्मक और काव्यात्मक का। उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है। दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुख भी हमें होता है। जो चिंतन की गूढ़ विषय होते हैं, उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। क्या बताया है कि चिंतन के रूप में जो गूढ़ विषय होते हैं, उनको भी अगर कल्पना की क्रीड़ा मतलब कल्पना का जो खेल होता है, उसको दिखाना कभी उचित नहीं समझा जा सकता। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का दावा पहले काव्य का स्वरूप बताने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ है। देखिए, जो भावात्मक और जो कल्पनात्मक प्रणाली का दावा पहले किस काव्य स्वरूप में बताया गया है, तो बतलाने वाले निबंध हैं बंग साहित्य के निबंध। और जहाँ शेक्सपियर की उक्ति भी गूंज रही है, निबंधों में शेक्सपियर की कौन सी उक्ति गूंज रही है? सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है। किसकी पंक्ति है ये? शेक्सपियर जी की पंक्ति है कि सौंदर्य मद में जो झूमती हुई कवि की दृष्टि है, वो स्वर्ग से भूलोक में और भूलोक से स्वर्ग में विचरती रहती है। क्या कह रहे हैं शेक्सपियर जी? कि जो सौंदर्य मद में झूमती हुई जो कवि की दृष्टि है ना, वो कहाँ पे फैलती है? स्वर्ग से भूलोक पर और भूलोक से स्वर्ग पर। काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिसमें सिवा इसके की कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है। क्या बताया है कि काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए हैं जिसमें सिवा इसके कि कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में लिखी हुई कुसुम माला है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है और कुछ भी न मिलेगा। यह कविता का ठीक स्वरूप बतलाना ही उनकी विरुदावली बखानना है। हमारे यहाँ के पुराने लोगों में भी जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। देखिए, पुराने लोगों की ये धारणा है, ये मान्यता भी है, ये कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऐसी बहुत सी विरुदावलियाँ प्रचलित थी, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थी। कविता भावमयी, रसमयी और चित्रमयी होती है। इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमय, रसमय और चित्रमय हो। देखिए, कविता होती है वो क्या होती है? भावमय भी होती है, रसमय भी होती है, चित्रमय भी होती है, लेकिन आवश्यक नहीं होता है कि उसका स्वरूप का निरूपण भी जो कविता जिस स्वरूप में बन रही है उसका निरूपण रसमय हो, चित्रमय हो, ये आवश्यक नहीं है। कविता के ही निरूपण तक भावात्मक प्रणाली का यह दावा रहता तो भी एक बात थी। कवियों की आलोचना तथा और विषयों में भी इसका दखल हो रहा है, यह खटके की बात है। इससे हमारे साहित्य में घोर विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है।
जिस विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ का ठीक है। ठीक है, ये निबंध से संबंधित है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसमें, फिर भी हमने पढ़ा है इसको। अगला है समालोचना और काव्य मीमांसा। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों ने विशेषताओं और उनकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया था। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में निकली थी। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जायसी का विस्तृत समीक्षाएं लिखी हैं। देखिए, इस इतिहास के लेखकों ने तुलसीदास, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी हैं, जिसमें से प्रथम है गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से पुस्तकाकार रूप में छपी है। शेष दो क्रमशः भरमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली में सम्मिलित है। ठीक है, शेष दो क्या हैं? भरमर गीत सार, और देखिए तुलसीदास जी की है गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास जी की है भरमर गीत सार और जायसी की है जायसी ग्रंथावली। स्वर्गीय लाला भगवान दीन जी ने सूर, तुलसी और दीनदयाल गिरी की समालोचनाएं उनके संकलित और संपादित सूर पंचरत्न, दोहावली और दीनदयाल गिरी ग्रंथावली में सम्मिलित की हैं। किन्होंने? जो लाला भगवान दीन जी ने सूर की है सूर पंचरत्न से, तुलसी की है दोहावली से और दीनदयाल गिरी की है दीनदयाल गिरी की ग्रंथावली के नाम से। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा उनके द्वारा संग्रहित कबीर वचनावली के साथ और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका रूप में सन्निविष्ट की है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किसने किसकी आलोचना किस नाम से की है। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो कबीर समीक्षा की है उसमें जो संग्रहित कबीर वचनावली के नाम के साथ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, इन्होंने कबीर ग्रंथावली। देखिए, एक ही नाम का फर्क है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कबीर वचनावली नाम से, जबकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कबीर ग्रंथावली नाम से भूमिका के रूप में सन्निविष्ट की है। आगे है, इसके उपरांत कलाओं और साधनाओं का ताता बंधा और केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने की है। गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र ने की है। प्रेमचंद की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने की है। देखिए, कलाओं और साधनाओं का ताता बंधा किस प्रकार से केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने, गुप्त जी की कला प्रोफेसर सत्येंद्र जी ने, प्रेमचंद की उपन्यास कला पंडित जनार्दन झा द्विज ने। अगला है प्रसाद की नाट्य कला पद्माकर की काव्य साधना अखोरी गंगा प्रसाद सिंह ने, प्रसाद की काव्य साधना श्री रामनाथ लाल सुमन ने, मीरा की प्रेम साधना पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव ने। ठीक है, प्रसाद जी की क्या है नाट्य कला, पद्माकर की काव्य साधना जो अखोरी गंगा प्रसाद जी ने लिखी, प्रसाद की काव्य साधना जो श्री रामनाथ लाल सुमन ने लिखी, और मीरा की प्रेम साधना पंडित भुवनेश्वर मिश्र माधव ने लिखी। ये सभी एक दूसरे के आगे पीछे निकले हैं। इनमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिए हुए चलती हैं तथा कवि के बाह्य और आभ्यंतर दोनों का अच्छे परिचय कराते हैं। देखिए, जो समालोचना होती है उसमें क्या होता है कि जो कवि है उसके बाह्य और आभ्यंतर का परिचय अच्छी तरह से करवाती हैं क्या समालोचना, क्योंकि जिस वक्त कोई भी कवि या लेखक समालोचना लिखता है तो उसका बाह्य और आंतरिक आभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय देता है। जैसे केशव की काव्य कला, गुप्त जी की कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वतापूर्ण अनुसंधान भी किया है। उनका कविवर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है। पंडित गिरिजादत्त शुक्ल गिरीशकृत गुप्त जी की काव्य धारा में मैथिली शरण गुप्त जी की रचना के विविध पक्षों की सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। क्या बताया है कि पंडित जब गिरिजादत्त शुक्ल जी गिरीश के द्वारा लिखा गया कौन सा है गुप्त जी की काव्य धारा, किसके ऊपर है ये? मैथिली
जो शरण गुप्त जी हैं उनकी रचना के विविध पक्षों की सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। पद्माकर की काव्य साधना द्वारा पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल ही में रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में कबीर, शूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। देखिए यहाँ पे समझने योग्य बात यही है कि आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि देखिए गुप्त जी की काव्य धारा, उसमें मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, रचनाओं के बारे में बताया गया है। किसने लिखी है? तो लिखी है वो गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश जी ने। अगर आपसे पूछे कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने क्या लिखा है, तो केशव के ऊपर काव्य कला, गुप्त जी की कला, केशव की काव्य कला किसने लिखी है? कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने लिखी है। यहाँ पे देखिए जो पद्माकर की, आगे क्या बताया, जो पद्माकर की काव्य साधना है के द्वारा पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल ही में किसने लिखा था? देखिए जो पद्माकर की काव्य साधना है उसमें किसके बारे में बताया जाएगा कि पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हमें मिलती है। रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी जो सुकवि समीक्षा, मतलब अच्छे कवियों की समीक्षा की है उन्होंने, और उनमें कौन कौन कवि लिए हैं उन्होंने? कबीर जी को लिया है, सूरदास जी को, जायसी जी को, तुलसी जी को, मीरा जी को, केशव जी को, बिहारी जी, भूषण जी, भारतेंदु जी, मैथिली शरण गुप्त जी और जयशंकर प्रसाद जी। देखिए कबीरदास जी हैं ये निर्गुण भक्ति धारा के भक्ति काल से लेकर, ये देखिए जायसी जी हैं ये सूफी काव्य से संबंधित हैं। तुलसीदास जी हैं ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। मीरा जी हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। केशव हैं ये रीति काल के अंतर्गत आते हैं। बिहारी है रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। भूषण है ये भी रीति के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु जी जो भारतेंदु युग है उनके अंतर्गत आते हैं। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। देखिए इन्होंने आदिकाल से लेकर जो आधुनिक काल है वहाँ तक के कवियों के लिए है, कवियों को लिया है, अच्छे अच्छे कवियों को लिया है और उनके ऊपर समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। किन्होंने लिखे हैं? पंडित रामकृष्ण शुक्ल जी ने। याद रखेंगे किसने लिए हैं? पंडित रामकृष्ण शुक्ल जी ने। इन्होंने क्या लिखा है? सुकवि समीक्षा लिखा है। यहाँ पे समझने वाली यही बात थी जो मैंने आपको समझा दी है। मीरा की प्रेम साधना भावात्मक है, जिसमें माधव जी मीरा के भावों के स्वरूप पहचान कर उन भावों में आप भी मगन होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। क्या बताया है कि जिस प्रकार से मीरा के प्रेम साधना जो भावात्मक है उसमें माधव जी मीरा के भावों के स्वरूप पहचान कर उन भावों से आप भी मगन होते दिखाई देते हैं। और क्या होता है कि इन सब जो पुस्तकें हैं उससे हमारा जो समीक्षा साहित्य है वो बहुत कुछ समृद्ध हुआ है। किसे? जो समालोचना लिखी है कवियों ने उससे, और इसमें संदेह भी नहीं है। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग से अच्छा आभास दिया है। किन्होंने? शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। इन्होंने क्या लिखा? हमारे साहित्य निर्माता नाम से एक पुस्तक लिखी और उसमें क्या किया कि जो वर्तमान कवि हैं और जो लेखक हैं उनकी प्रवृत्तियों और विशेषताओं को अपने ढंग पर अच्छा आभास दिया है। किसने लिखी है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। क्या नाम से? हमारे साहित्य निर्माता के नाम से। ठीक है। ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट अंग्रेजी के अथवा बंगला के समीक्षा क्षेत्र में कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। देखिए क्या बताया है यहाँ पे कि ठीक ठिकाने से चलने वाली जो समीक्षाएं हैं उनको देख जितना हमें संतोष होता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही हमें ग्लानि होती है। क्या होता है कि कहीं कहीं पर जिस कवि के बारे में जो नहीं लिखना चाहिए वो भी हमारे जो समालोचक हैं, जो आलोचक हैं, उन्होंने लिख दिया है, तो उसे देखकर रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं
कि जिस प्रकार से हमें जो ठीक ठिकाने की जो समीक्षाएं हैं उनसे हमें संतोष होता है, तो उसी प्रकार से जब हम वो चित्रमय कल्पना और भावुकता की सजावट हमें मिलती है जो जिस प्रकार की नहीं होती है, उसे देखकर हमें ग्लानि भी महसूस होती है। यह सजावट अंग्रेजों के अथवा बंगला के समीक्षा क्षेत्र में कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला ला कर खड़ी की जाती है। कहीं कहीं तो किसी अंग्रेजी कवि के संबंध में हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी कवि पर भिड़ा दिया जाता है। ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर सेंध लगाकर वो घुसे हैं और बड़े बड़े गूढ़ कोने झाँक कर आ गए हैं। पर कवि के उद्धृत पद्यों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि की विवक्षित भावों से उनकी वाग विलास का कोई लगाव नहीं है। ठीक है, वही बात है जो जिसके बारे में लिखा जाना चाहिए वो नहीं लिखा जाता है और उनका अलग से ही कुछ लिख दिया जाता है। पद्य का आशय या भाव कुछ और है, आलोचक जी उसे उद्धृत करके कुछ और ही राग आलाप रहे हैं। देखिए, पद्य का आशय और भाव कुछ और होता है, लेकिन जो आलोचक जी होते हैं उसे उद्धृत करके कुछ और ही राग आलाप देते हैं। कवि की मानसिक विकास पर आरोपित इतिहास तक किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि आलोच्य कवि ने 25-30 पद्यों पर ठीक तात्पर्य उन्होंने समझा है। ऐसे आलोचक के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि अभी भी हो रहे हैं। देखिए, छायावादी कवि जो कहे जाते हैं उनमें अभी भी ऐसे आलोचक हैं जो बिना सोचे समझे और बिना उनकी व्याख्या किए या फिर उनके पद्यों को ध्यान में न रखकर उनके इस प्रकार से आलोचना कर देते हैं, जो कि हमारे लिए ग्लानि की बात है। नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह मांगते थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊंचे हौसले वाले दो एक आलोचक तुलसी और सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वागजाल बिछाने वाले हैं। ठीक है, काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफ़ी दिन हुए हैं, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियाँ सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हों। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। किस ठिकाने की मिली है? जो छायावादी जो काव्य हैं, छायावाद के अंतर्गत जो लिखे जाते थे आलोचक, उनमें किसका नाम आता है? सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम मिला है। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना का विचित्र लेकर छायावाद चला, उधर उसके साथ ही प्रभावी व्यंजना समीक्षा का फैशन बंगाल में चला था। देखिए, यहाँ पर जो हिंदी साहित्य में जो छायावाद है उसमें अभिव्यंजना लेकर जो विचित्र लेकर छायावाद चला था, अभिव्यंजना का जो विचित्र लेकर छायावाद चला था, उसी के साथ प्रभावी व्यंजक समीक्षा लेकर उस फैशन में क्या चला? बंगाल में होता है आदम का। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक इतनी ही है कि उसका किसी रचना पर जिसके हृदय पर जो प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनूठापन के साथ वर्णन कर देते थे। ठीक है, कि जिसे क्या बताया है यहाँ पे कि इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा और उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं है किसमें? छायावाद के अंतर्गत, क्योंकि आवश्यक इतना ही था कि किसी रचना का जिसके हृदय पर जो प्रभाव पड़े वह सुंदरता और अनूठेपन के साथ उसका वर्णन कर दे। कोई यह नहीं पूछ सकता था कि कवि का भाव तो कुछ और है और इसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है। ऐसे भी कोई नहीं पूछ सकता था कि इस कवि का प्रभाव तो दूसरे तरीके का है, कवि का भाव तो और है और ये प्रभाव दूसरे तरीके का पड़ रहा है। इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृति समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया था। ठीक है, क्या बताया है कि जो इस प्रकार की समीक्षा लिखी जा रही थी कि जिसमें कवि का भाव अलग से है और जो हमें दर्शाया जा रहा है, हमें दिखाया जा रहा है, वो भाव अलग से हैं, तो उस प्रकार का जो चलन है, उस समीक्षा का जो चलन है, उस चलन के अध्ययन, चिंतन और प्रकृति समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया था। ठीक है,
प्रभावी व्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं है। देखिए, इससे आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज हम यहीं तक ही करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।